हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मैं रिचा, हमारी साइंस की ये क्लास है। एनसीईआरटी साइंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही ये ख़त्म होगा क्लास 7 को डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम हर क्लास को सीरियल बाय सीरियल डिस्कस करते चलेंगे और चैप्टर वाइज हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे, स्पेशली हमारे वीडियोज़ टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम पे डिपेंड होते हैं, बनते हैं टीचिंग से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। तो एनसीईआरटी आप अगर सीटेट एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो वहाँ के लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। 6 to 8 वाला जो सेकंड वाला पेपर होता है सीटेट का, वहाँ पर एनसीईआरटी से ही आता है चीज़ें। तो मैथ का जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, साइंस का जो 30 नंबर का क्वेश्चन होता है वो इसी पोर्शन से आता है। उसके बाद अगर आप केवीएस एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो वहाँ भी आपका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। DSSB हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, यूपीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी, मतलब आईएएस से लेके किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो 6 से 12 तक की आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी होगी। मतलब कोई भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठने वाले हैं तो ये बेसिक चीज़ें तो पढ़नी ही होंगी। तो ये साइंस हमारा एक बेहद ही बेसिक चीज़ है। इसमें हम चैप्टर वाइज चीज़ें डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट को जानेंगे जो कि हमें जानना ज़रूरी है, हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो बेहद ही हेल्पफुल होगा। आप जब भी किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले होंगे ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये सारे वीडियो कितने इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए और अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पहले बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इससे पहले एनसीईआरटी साइंस के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उन 4 वीडियो के माध्यम से हमने 7 चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। तो 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया है। बुक से कुछ भी इम्पॉर्टेंट एक भी लाइन नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है। तो बस आप मेरे साथ वीडियो में लगे रहिए, डेली इसे देखिए, जिस भी तरह से चीज़ें आपको समझ में आए नोट करके या पढ़ के उस तरह से इसे तैयार करिए। तो आज हमारा चैप्टर 8 रहेगा क्लास 6 साइंस का, जिसका नाम है शरीर में गति मतलब बॉडी मूवमेंट। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम बराबर समझने की कोशिश करेंगे। तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इंग्लिश वर्जन वाले हैं, इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं तो आपको भी ये वीडियो समझ में आएगा। बस वीडियो को देखते रहिए, ध्यान से सुनिए। चलिए हम अपने चैप्टर पर आते हैं। हमारा जो चैप्टर है बॉडी मूवमेंट मतलब शरीर में गति। तो हम स्पेशली इस चैप्टर में बॉडी मूवमेंट के बारे में जानेंगे कि हमारी कौन सी बॉडी कितना मूवमेंट कर सकती है, कैसे मूवमेंट करती है बॉडी हमारी। तो मूवमेंट क्या होता है या गति क्या होती है, सबसे पहले तो ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गति क्या होती है? किसी भी वस्तु की स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाए तो इसे ही हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। मतलब कि कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज़ है, आप उसको थोड़ा सा धक्का दिए या उसमें उसकी जो पोजीशन है पहले की पोजीशन से आगे की पोजीशन में चेंज हो गया तो यही क्या कहलाएगी? गति कहलाएगी। मतलब वो वस्तु जो है वो गतिमान है, वो चीज़ जो है वो गतिमान है, गति की अवस्था में है। तो अब हमारे शरीर की बात यहाँ पर हो रही है, हमारे बॉडी के मूवमेंट की। तो हमारे शरीर में और अन्य जीवों के शरीर में भी कई तरह के मूवमेंट होते रहते हैं। अब आप अपने हाथ को हिलाइए, मूवमेंट करता है, पैर को हिलाइए, मूवमेंट करता है, आँखों को हिलाइए, मूवमेंट करता है, गले को हिलाइए, ये भी मूवमेंट करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में भी क्या होता है? मूवमेंट होता है। लेकिन हमारी बॉडी में ये मूवमेंट होता कैसे है? कभी आपने ये चीज़ सोचा है कि ये किस तरह से मूवमेंट करता है? जबकि वहीं बॉडी के कुछ और पार्ट को देखा जाए तो वो मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो वो मूवमेंट क्यों नहीं करते और कुछ पार्ट मूवमेंट क्यों करते हैं? इसके पीछे रीज़न होता है, एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है? कुछ जॉइंट्स पाई जाती हैं। वो जॉइंट्स क्या करती हैं? हमारी बॉडी के कुछ पार्ट को हिलाने का, कुछ पार्ट में मूवमेंट करने का काम करती हैं। और कुछ ऐसे जॉइंट होते हैं जो हमारी बॉडी के कुछ पार्ट को बिल्कुल फिक्स रखते हैं, क्योंकि उन पार्ट्स का मूवमेंट करना ज़रूरी नहीं होता है, उनका फिक्स रहना ज़रूरी होता है।
तो इस तरह से ये चैप्टर है शरीर में गति। तो इसमें हम अपने बॉडी के कुछ जॉइंट्स को जानेंगे, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट को जानेंगे जो कैसे मूवमेंट करता है। उसके बाद हम हमारी बॉडी के बोन्स को जानेंगे, हमारे फिंगर्स में कितने बोन होते हैं, हमारे हैंड में कितने बोन होते हैं, हमारे सर में कितने बोन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर रहेगी। बेहद इम्पॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है और थोड़ा ये चैप्टर टफ भी रहेगा, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइएगा, चीज़ें समझते जाइए, ज़रूर समझ में आएगा। एक बार नहीं, आप 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, लेकिन इसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि हमारे शरीर में और अन्य जीवों के शरीर में कई तरह की मूवमेंट होती रहती हैं। हमारा शरीर अनेक हड्डियाँ, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो हमारा जो बॉडी है वो बोन से, जॉइंट से, कार्टिलेज से, मसल्स से, इन सभी से क्या होता है, मिलकर बना होता है। विभिन्न प्रकार की बोन्स को विभिन्न प्रकार के जॉइंट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो जिस तरह से कपड़े बनते हैं वो क्या होते हैं, कपड़े एक कपड़े को दूसरे कपड़े में जोड़ के एक आपके लिए कपड़ा तैयार होता है। तो उसी तरह से हमारी ये बॉडी भी है, यहाँ पर एक बोन दूसरे बोन से जुड़ी हुई होती हैं। वो जिस पार्ट जिस जगह से जुड़ी होती हैं वो जॉइंट कहलाती हैं। तो इन्हीं जॉइंट को हम जानेंगे। तो हमारे शरीर में अब अनेक तरह की जॉइंट होती हैं। तो चलिए हम इन जॉइंट्स को जान लेते हैं। सबसे पहला जॉइंट क्या है, सबसे पहला जॉइंट आपको देखने को मिलेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, कंदुक खलिका संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंदुक खलिका संधि। तो दोनों ही लैंग्वेज में बताऊंगी, चीज़ों को परेशान मत होइएगा, हिंदी में भी समझ में आएगा और इंग्लिश में भी समझ में आएगा। कंदुक खलिका संधि को जानते हैं या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को जानते हैं। तो ये जॉइंट ऐसी जगह पे होंगी आपकी बॉडी के जिन पार्ट को आप पूरी तरह से राउंड राउंड में घुमा सकते हैं, मतलब गोले गोले में, सर्कल में घुमा सकते हैं। अब आप सोचिए, थोड़ा सा अपने माइंड का यूज करिए कि ऐसे कौन से पार्ट हैं आपकी बॉडी में जिन्हें आप पूरा घुमा सकते हैं, एक सर्कल में घुमा सकते हैं। तो आपके आर्म हो गए, आपके शोल्डर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें क्या है, आप इन्हें पूरा घुमा सकते हैं ना। तो बस ये इन्हीं की हड्डियों में क्या होता है, ये जॉइंट पाई जाती है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। क्या है, यहाँ पर एक हड्डी का गोल भाग दूसरी हड्डी के खोखले स्थान में फिट बैठता है, यहाँ पर फिट हो जाएगा। ये जॉइंट सभी दिशाओं में गति प्रदान करती हैं। इसके द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार मतलब 360 डिग्री के एंगल पे आप अपने हाथ को घुमा सकते हैं। टेस्ट भी कर सकते हैं, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करके ये चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन इतनी भी तेज़ एक्सपेरिमेंट मत करिएगा कि हाथ ही टूट जाए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखना है, मेन तो ये है, बाकी थ्योरी तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछता नहीं है, आपको टिक ही मारना रहता है। तो बस एग्जाम्पल याद रखिए कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ पर पाई जाती है। तो हमारे आर्म में और शोल्डर्स की जो जॉइंट होती हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल होती हैं। अब यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बॉल टाइप का ये राउंड राउंड एक बना हुआ है। तो यहाँ पर अब ये वाली बोन जो है ये इस गोले में जाके फिट बैठ गई है। तो इस तरह से ये फिट बैठती है, एक बॉल टाइप का रहेगा बोन और दूसरा जो है सॉकेट टाइप का रहेगा, उसमें जाके वो फिट बैठ जाता है, जैसे कि ताले में उसकी चाबी जाके फिट बैठती है। तो कुछ इस तरह से ये रहता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा क्या है, अब धुराग्र संधि, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, पाइवोटल जॉइंट कहेंगे या धुराग्र संधि कहेंगे। अब ये बोन कहाँ पे पाई जाती है, तो पहली बोन तो हमने देखा कि उसको हम पूरा सर्कल में घुमा सकते हैं, पूरा 360 डिग्री के राउंड में घुमा सकते हैं। लेकिन अब ये दूसरी वाली रहेगी, उससे कम इसमें मूवमेंट होगा। तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ये गर्दन और सिर को जो जोड़ने वाली संधि होती है वही क्या कहलाती है, धुराग्र संधि या पाइवोटल जॉइंट कहलाती है। तो आप अपने गर्दन पे हाथ लगाइए पीछे साइड और उसके बाद सर पे। तो ये सर और गर्दन, ये जहाँ से ये दोनों पार्ट जुड़ते हैं इसी पार्ट पे धुराग्र जॉइंट पाई जाती है, ये संधि पाई जाती है। तो अब आप अपनी गर्दन को पूरा 360 पे घुमा सकते हैं, नहीं घुमा सकते हैं। तो यही डिफरेंट हो गया। डिफरेंट भी देखते जाइए कि किस जॉइंट में कितना क्या डिफरेंट है। अब अपनी गर्दन को, अपने सर को घुमाइए और देखिए ये किधर किधर मूवमेंट इनमें होता है। तो आप देख रहे होंगे, अगर घुमा के तो आप देख रहे होंगे कि आपकी गर्दन
और सिर वाला जो पार्ट है जहाँ से ये जुड़ा है उस पार्ट को आप आगे पीछे घुमा सकते हैं और लेफ़्ट राइट घुमा सकते हैं। बस उसको आप चाहिए गोला गोला घुमा लीजिए तो नहीं घुमा सकते हैं। तो धुराग्र संधि में बेलनाकार संधि एक छल्ले में घूमती है। तो ये एक छल्ले नुमा यहाँ पर संरचना होती है, इसी में ये घूमती है। तो ये है, इसका एक इमेज है पाइवोटल जॉइंट का, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो इमेज भी मैं दिखाती चल रही हूँ, बाकी ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करिए अपनी बॉडी में और एक बार एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये चीज़ें छू के देख के महसूस करिए तो जल्दी समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है अगर आप इसको खुद से जोड़ के देखेंगे तो। अब हिंज जॉइंट आ जाइए, तीसरी जॉइंट ये है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या है, यह संधि केवल एक दिशा में गति करती है। तो अब देखिए जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे ये इन जॉइंट में मूवमेंट भी कम होता जा रहा है ना। हमने सबसे पहले वाले जॉइंट में देखा वो पूरा पूरा मूवमेंट कर ले रहा था, उसके बाद वाले जॉइंट में देखा कि वो लेफ़्ट राइट और हमारा आगे और पीछे सिर्फ मूवमेंट कर पाया। अब हिंज जॉइंट जो है ये तो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक दिशा में गति करेगा, या तो आगे करेगा या तो पीछे करेगा। अब ये हिंज जॉइंट होता कहाँ पर है, तो ये हमारी कोहनी या एल्बो में जो जॉइंट होती है यही क्या कहलाती है, हिंज जॉइंट कहलाती है। तो बस ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी मत भूलिएगा वरना सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हिंज जॉइंट कहाँ पर हो गई, हमारी कोहनी में, एल्बो में हो गई हिंज जॉइंट। अब इसका भी इमेज देख लीजिए, ये है इसका इमेज, ये है एल्बो जॉइंट, ये एल्बो में ये जॉइंट हमारे पाई जा रही है। तो ये चीज़ें हो गई हमारा रेडियस अल्ना, तो यहाँ से ये बीच में है, देखो ये घुटने वाला जो पार्ट होता है ना। अब घुटने को आप या तो आगे घुमा सकते हैं या तो पीछे, इधर उधर हर तरफ थोड़ा ना घुमा सकते हैं। तो बस वही चीज़ें हैं ये हमारी एल्बो जॉइंट। अब आगे आते हैं और चौथा जो जॉइंट है वो क्या है, देखिए वो है फिक्स्ड जॉइंट या अचल जॉइंट। अब ये तो नाम से ही समझ में आ गया होगा कि ऐसी जॉइंट जो उस पार्ट को फिक्स्ड रखे, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट, अब बिल्कुल भी मूवमेंट होना ही नहीं है इस पार्ट में। तो क्या है, हमारे सिर तथा ऊपरी जबड़े के मध्य में यह जॉइंट पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, हमारे सिर में, और जो हमारा ऊपरी वाला जबड़ा है वहाँ पर ये पाई जाती है। हड्डियों को इन जोड़ों पर गति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। आप इसको भी देख सकते हैं, अपने ऊपरी जबड़े को हिलाइए, हिला सकते हैं, कभी नहीं हिला सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये क्यों नहीं हिल सकता, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट होता है। बाकी ये आपके सिर वाला जो है ये इमेज में भी दिख रहा होगा, हमारी खोपड़ी में, हमारे सिर में ये जो हड्डियाँ हैं, ये जो जॉइंट हैं देख रहे होंगे। अब आप अपने सिर के इस पार्ट को अलग से तो हिला नहीं सकते हैं, तो इन सभी जगहों पर क्या है, फिक्स्ड जॉइंट है। तो इस तरह से ये हमारा जॉइंट ख़त्म होता है। अब आते हैं और जानते हैं स्केलेटन क्या होता है या कंकाल क्या होता है। तो कंकाल क्या होता है, अब आपकी बॉडी को कहा जाए तो कंकाल ही तो है ना, मतलब हड्डियों का ढांचा। हमारी बॉडी ऐसे खड़ी, मतलब हाथ अपनी जगह फिट है, पैर अपनी जगह फिट है, सिर अपनी जगह, ये क्यों फिट है, सोचा है कभी? अगर इसमें सिर्फ ये स्किन होता तो ये कभी इस तरह से होता नहीं होता। अभी आपके हाथ की हड्डी को तोड़ दिया जाए तो हाथ क्या फिक्स रह पाएगा, लटक जाएगा वो। तो हमारा ये जो स्केलेटन है, हमारा जो कंकाल है, ये हमारी बॉडी को एक आकृति देता है, एक ढांचा देता है, एक निर्माण करता है एक बॉडी का। तो ये स्केलेटन या कंकाल बना कैसे होता है, ये हड्डियों के बोन्स के शरीर में जुड़ने से बना होता है। सारी बोन्स एक दूसरे से जुड़ करके एक शेप मनुष्य का बनाती हैं। तो यही क्या कहलाता है, स्केलेटन कहलाता है। यही शेप हमारा जो है स्केलेटन कहलाएगा, हड्डियों का जो कंकाल होता है। अब यहाँ पर रीढ़ की हड्डी के बारे में बताया गया है, जिसे आप बैकबोन के नाम से भी जानते हैं या वर्टिब्री भी कहते हैं। ये हमारी सबसे मजबूत बोन इसको कहा जाता है। पीछे आपके पीठ में जो लंबी सी बहुत हड्डी होती है यही होती है। यहाँ पर क्या लिखा है, रीढ़ की हड्डी कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें कशेरुक या वर्टिब्री कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे बैकबोन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्री होते हैं। पसलियाँ इन हड्डियों से जुड़ती हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये नंबर याद रखना पड़ेगा कि हमारी बैकबोन में, हमारी रीढ़ की हड्डी में कितने वर्टिब्री होते हैं। तो इसमें 33 वर्टिब्री होते हैं। बाकी
ये इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ये भी आप देख लीजिए। ये ऊपर वाला जो पार्ट है हमारे गले के पास वाला, इसको सर्वाइकल कहेंगे। फिर बीच में जो पीठ वाले भाग में रहेगा इसको थोरैसिक बोलते हैं। इसके बाद इसके नीचे वाले भाग को क्या बोलेंगे, सबसे नीचे जो पूंछ नुमा होता है, बिल्कुल नीचे जाके ये रीढ़ की हड्डी ख़त्म होती है, उसको पेल्विक बोलेंगे, और उससे ऊपर वाले को लंबर बोलेंगे। तो इस तरह से हमारी ये जो रीढ़ की हड्डी है ये 4 भागों से मिलकर बनी होती है, 4 भागों में डिवाइड होती है। तो सर्वाइकल गले के पास वाली हड्डी को कहते हैं, उसके बाद बीच वाले भाग में थोरैसिक हो गया, फिर लंबर कमर के पास वाली हड्डी को कहेंगे, फिर उससे नीचे पूंछनुमा जो हड्डी ये अंत होता है इसको पेल्विक कहते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गई, रीढ़ की हड्डी को आपने जान लिया। इसमें 33 वर्टिब्री होते हैं, ये बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इस तरह से एक एक बोन को हम जानते जाएंगे। अब हथेली की हड्डियों को क्या कहा जाता है, कार्पल कहा जाता है। तो ये क्या है, कार्पल किसे कहते हैं, हमारी जो हाथ की बोन्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्पल कहते हैं। और पैर की बोन की बात की जाएगी तो उसे टार्सल कहेंगे। मतलब हथेली और पैर में जो नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे वाला, उसे टार्सल कहेंगे। जिस तरह से हथेली वाले पार्ट को क्या कहेंगे, कार्पल कहेंगे। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो कार्पल कहा जाता है हथेली की हड्डियों को। अब हथेली की हड्डियाँ, ये आपको हथेली दिख रहा होगा, इसकी हड्डियाँ दिख रही होंगी। तो ये हमारे हाथ में लंबी आके 2 हड्डियां होती हैं, एक रेडियस होता है और दूसरा क्या होता है, अल्ना होता है। ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी हथेली होती है, हथेली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो कार्पल होता है, ऊपर वाली बोन जो है कार्पल हो जाती है कलाई के पास वाली, और उसके बाद जो बीच वाला हथेली का गद्दी नुमा पार्ट होता है वो मेटाकार्पल कहलाता है। फिर आपकी फिंगर्स आ गई। फिंगर्स में क्या होता है, फिंगर्स की बोन को क्या कहते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैलेंजेस बोलते हैं। इसी तरह से आपके पैर की भी हड्डियां होती हैं, वहाँ पर यहाँ जैसे कार्पल्स है वहाँ पर टर्सल्स हो जाएगा, मेटाटर्सल्स हो जाएगा, और फैलेंजेस तो सेम रहेगा। तो ये इस तरह से हाथ की हड्डियों का डिवाइडेशन है। तो एक हाथ में 30 हड्डी, मतलब एक हाथ में 30 हड्डी, तो 2 हाथ में मिला के 60 हड्डी, और 2 पैर में मिला के 60 हड्डियाँ होती हैं। तो इस तरह से हाथ और पैर की टोटल हड्डियों की बात की जाए तो 120 बोन्स हमारे हाथ और पैर में टोटल मिलाकर होती हैं। अब रिब केज की बात की जाए, मतलब क्या है, पसली पंजर की। तो पसली पंजर किसे कहते हैं ये जानिए आप। हाँ, रिब केज आपके सामने जो चेस्ट वाले पार्ट में आप देखे होंगे, वहाँ की बोन्स को छूइए तो वो पता भी चलती है छूने पे, वो एक केज नुमा स्ट्रक्चर होता है। जो लोग पतले होते हैं उनकी बॉडी में तो वो बिल्कुल दिखता भी है, स्किन के ऊपर समझ में आता है स्ट्रक्चर ये। तो रिब केज या पसली पिंजर किसे कहा जाता है, जो पसलियाँ छाती की हड्डी और रीढ़ की हड्डी से जुड़कर एक बॉक्स बनाती हैं, इसे रिब केज कहा जाता है। छाती के प्रत्येक तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण आंतरिक भाग इस पिंजरे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो इस रिब केज के अंदर हमारी बॉडी का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट रहता है जो इसके अंदर सुरक्षित रहता है, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें इस रिब केज के अंदर क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं। ये केज उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक साइड 12, तो दोनों साइड मिला के 24 बोन्स हो गई। हमारी रिब केज 24 बोन्स से मिलकर बना होता है। यहाँ पर आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, सबसे ऊपर ये गले के पास थोरैसिक वर्टिब्री है, तो यहाँ से ये शुरू हो गया, पहली रिंग, दूसरी रिंग, और ये देखिए पीछे आपकी ये रीढ़ की हड्डी में जुड़ी रहेगी। रीढ़ की हड्डी से एक रिंग, जैसे रिंग होती है ना, रिंग में बीच में कुछ भी लगा हुआ है, तो समझ लीजिए वो बीच वाला भाग जो है रीढ़ की हड्डी का काम कर रहा है। और इस रीढ़ की हड्डी से ये जाल नुमा ऐसे संरचनाएं आगे से जाके फिर पीछे साइड आके एक साइड दूसरी साइड आके जुड़ जाती हैं। तो यही हमारा क्या है, रिब केज है। आप आसानी से इसको समझ रहे होंगे। और पीछे तो ये हमारे जो रिब्स, हमारी जो बैकबोन है उससे जुड़ी रहती हैं, रीढ़ की हड्डी से, और आगे साइड ये स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे रिब केज के बारे में। अब कॉर्टिलेज को जान लीजिए क्या है। तो कॉर्टिलेज, या जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि मानव शरीर एवं अन्य प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है।
कान की हड्डी, नाक की हड्डी, अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि से बने होते हैं। तो कार्टिलेज क्या होता है, जो काफ़ी लचीला होता है, ये संयोजी ऊतक होता है। जैसे हमारी जो कान की हड्डियां हैं देखिए, तो उसको आप बहुत लचीला होता है, उसको मोड़ सकते हैं, छू सकते हैं, दबा सकते हैं। तो ये कान की हड्डी ये कार्टिलेज की बनी होती है, उपास्थि की बनी होती है। और हमारी नाक की जो बोन हो गई, ये भी कार्टिलेज की। नाक को भी देखिए आप दबा सकते हैं थोड़ा सा, मतलब उसकी बोन्स को आप इधर उधर कर सकते हैं ना। अब ये कहिए कि आप अपने पैर की बोन को इधर उधर करेंगे तो वो सीधे टूट जाएगी, वो इधर उधर नहीं हो सकती। लेकिन नाक वाक की बोन, नाक हो गई, कान हो गई, तो इसको आप थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं। अस्थियों के जोड़ आदि उपास्थि के बने होते हैं। उपास्थि जो कार्टिलेज होती है काफ़ी लचीली होती है। अब मांसपेशियां जोड़ में काम करती हैं। जब उनमें से एक संकुचित करता है तो हड्डी को उस दिशा में खींच लिया जाता है। इस समय जोड़ी की दूसरी मांसपेशी आराम करती है। अब हड्डी को विपरीत दिशा में ले जाने के लिए आराम करने वाली मांसपेशियां संकुचित होकर हड्डी की मूल स्थिति की ओर खींचती है, जबकि अब पहली पेशी आराम करती है। इस प्रकार दो मांसपेशियों को एक हड्डी की गति करने के लिए एक साथ काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर मांसपेशियों की बात की गई है कि ये कैसे काम करती हैं, हड्डी को गति करने के लिए कैसे ये वर्क करती हैं। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप। फिर क्या है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अब आगे जंतुओं की चाल हो गई है। तो अभी तो हमने अपने बॉडी के मूवमेंट को देखा था, बेसिकली इसमें बोन्स के बारे में नहीं, मूवमेंट के बारे में देख रहे हैं। बोन्स के बारे में हम आगे देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे कि हमारे पैर से लेके सर तक में किस पार्ट में कितनी हड्डियां होती हैं। बाकी यहाँ पर हमने जो आपको हथेली की हड्डियाँ बताई वो सिर्फ एक बताया, क्योंकि एक बेसिक चीज़ जो थी वो बताया। इसके बारे में डिटेल हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब केंचुए में गति किस तरह से होती है, मूवमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। तो केंचुए में गति कैसे होती है, उसकी बॉडी में गति कैसे होती है, ये है। ऊपर हमने अपनी मसल्स में गति देखी, बोन्स में गति देखी। अब आ गए हैं हम जानवरों की गति में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें केंचुए में गति देखना है। थोड़ा सा माउस की प्रॉब्लम है, 1 मिनट सेट में कर लेती हूँ। तो केंचुए में अस्थियां नहीं होती हैं। सबसे पहले तो यही जानिए कि केंचुए में जो है कोई बोन नहीं होता है, कोई अस्थि नहीं होती है। केंचुए का शरीर छल्ले जैसे कई खंडों का बना होता है। इसके शरीर के अधर सतह पर छोटे छोटे सूक होते हैं, जैसी आकृति होती है, मतलब छोटे छोटे रोएं जैसे आकृति होती है। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। केंचुआ अपने शरीर को लंबाई में सिकोड़कर और फैलाकर गमन करता है। तो कभी आप केंचुए को चलते हुए देखे होंगे तो देखते होंगे कि एक बार उसकी बॉडी सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है। तो ये जब चलता है, जब गमन करता है, तब ऐसा होता है। एक बार वो अपनी बॉडी को संकुचित करता है और फिर फैलाता है। केंचुआ अपने शरीर के अगले भाग को सिकोड़ता है, तो इस भाग के सूक आधार को पकड़कर रखते हैं। इसके बाद क्या होता है, सूक इसको आधार को पकड़ कर रखते हैं, जिसके कारण शरीर का पिछला भाग आगे की ओर खींच जाता है। उसके बाद केंचुआ अपने शरीर के पिछले भाग को सिकोड़ता है और सूकों से ज़मीन को पकड़ता है। ऐसे में शरीर का अगला भाग जो है वो फैल कर आगे बढ़ता है। तो मतलब क्या है, वो आगे के भाग को पहले सिकोड़ेगा तो पीछे वाला भाग आगे आएगा, फिर पीछे वाला सिकोड़ेगा तो आगे वाला भाग आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से केंचुए में गति होती है। अब आप आगे केंचुए का इमेज भी देख लीजिए। बाकी आप सब अपने घरों में बारिश के टाइम पे या रास्ते में केंचुआ देखे होंगे। तो ये एक केंचुआ है। इसका शरीर ऐसे देखिए तो कई खंडों में छल्ले के टाइप का ऐसे सर्कल्स बने होते हैं, तो इस तरह से बना होता है। जब ये चलता है तो इसको काफ़ी छोटा कर लेगा अपनी बॉडी को, फिर बढ़ा लेगा। तो इस तरह से इसमें मूवमेंट होता है। अब आगे आते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। केंचुआ अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फ़ायदा हो जाता है। तो केंचुए किसान के मित्र भी कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने का कार्य करते हैं। तो केंचुओं को अक्सर आप देखे होंगे कि खाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेड अर्थवॉर्म होते हैं, इनको खाद बनाने के लिए यूज किया जाता है। इनको मिट्टी में डाल के
एक बहुत उपजाऊ खाद बनाई जाती है, जिससे पौधों को काफ़ी फ़ायदा होता है। अब दूसरा क्या है, स्नेल या घेंघा है। तो घोंघा या स्नेल, तो ये भी आप बारिश के मौसम में देखते होंगे। ये तो बाहर निकला स्ट्रक्चर जल्दी नहीं दिखता होगा, लेकिन आपको कुछ इस टाइप का शंख के शेप का एक जानवर दिखता होगा। बचपन में ये सारी चीज़ें आप लेके खेले भी होंगे। तो ये बिल्कुल शंख, छोटे छोटे शंख की तरह दिखते हैं। तो ये क्या है, ये एक जानवर होता है, एक जीव होता है, जिसे स्नेल या घोंघा बोलते हैं। इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है, जिसे कवच या शेल कहते हैं। ये बहुत मजबूत होता है। ये घोंघा अपना पूरा बॉडी इसी के अंदर छिपा के रखता है। यह घोंघे का बाह्य कंकाल है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। इस कवच के अंदर से एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर निकलता है। तो जब ज़रूरत होती है इसे, तब ये इसको बाहर निकालता है अपने शरीर को, नहीं तो ये अंदर ही ज़्यादा टाइम इसे रखे रहता है। इस कवच के अंदर से एक मोटी मांसल संरचना व सिर बाहर निकलता है। यह मोटी मांसल संरचना इसका पैर होता है, जो इसे चलने में हेल्प करता है। तो जब इसे चलना होता है, जब भूख लगती है, खाना होता है, तो ये अपने शरीर को उस शेल से बाहर निकालता है, नहीं तो उसके अंदर ही रखता है। बारिश के मौसम में ये चीज़ें आप देखे होंगे बहुत अच्छे से, और बचपन में खेले भी होंगे। अब कॉकरोच में गति देख लेते हैं, मूवमेंट इन कॉकरोच। ये भी आपने देखा होगा। तो कॉकरोच को हिंदी में तिलचट्टा भी बोलते हैं, तो तिलचट्टा भी ध्यान रखिएगा, कई बार तिलचट्टा पूछ लेता है। तो तिलचट्टे जो हैं ये ज़मीन, दीवार और वायु में चल सकते हैं, मतलब ये उड़ भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो कई बार एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछ लेता है कि केंचुए में पैर कितने होते हैं, तिलचट्टे में। तो कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं, जो चलने में सहायक होते हैं। इनका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। इनके वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। तिलचट्टे में विशेष पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां इन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके पैरों को गति प्रदान करती हैं। तो तिलचट्टे में पंख भी होता है, जिससे ये उड़ भी सकता है, और इसके पैर भी होते हैं, जो इसे चलने में भी हेल्प करते हैं। तो ये तो कहानी है तिलचट्टे की। तिलचट्टे की इमेज भी देख लीजिए, यह है तिलचट्टे की इमेज। तो ये तो एंटीना होता है, ये इसके पैर हैं, आपको दिख रहा होगा। 3 जोड़ी इसमें पैर हो गए, और ये 2 पंख हो गए। तो ये है स्ट्रक्चर किसका, तिलचट्टे का या कॉकरोच का। अब मूवमेंट इन बर्ड्स देख लीजिए क्या है। तो पक्षियों में हल्की खोखली हड्डियां होती हैं, जो उन्हें उड़ान भरने में मदद करती हैं। पंख 4 लिम्स का रूपांतरण होती हैं, और पश्चपाद या ये हाइंड लिम्ब चलने में इस्तेमाल होते हैं। तो जो पक्षियों के पंख होते हैं वो 4 लिम्स कहलाते हैं, और जो पक्षियों के पैर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइंड लिम्स कहलाते हैं। तो पक्षियों में 2 पैर बेसिकली होते हैं, जिन्हें पश्चपाद या हाइंड लिम्स कहते हैं, और जो 2 पंख होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अग्रपाद या 4 लिम्स कहते हैं। तो ये पक्षियों में ये दोनों ही क्या करते हैं, उनमें गति प्रोवाइड करते हैं, गति प्रदान करते हैं, उन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर इमेज तो नहीं है पक्षी का। अब यहाँ पर मूवमेंट इन फिश है। तो मछली में कैसे गति होती है ये देख लीजिए। तो मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। तो मछली में ये इसके जो पंख होते हैं ये नुकीले होते हैं। सिर एवं पूंछ जो है इसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला व नुकीला होता है। तो ये चीज़ देखिए काफ़ी पतला व नुकीला होता है। ये यही इसे पानी में मूवमेंट प्रदान करता है, और इसी आकृति को क्या कहते हैं, धारा रेखी आकृति ये कहलाता है। ये मछली की इमेज है, देख रहे होंगे। तो ये मछली में मूवमेंट की बात थी। यहाँ पे आगे बताया गया है और कुछ मछली के मूवमेंट के बारे में भी। मछली यहाँ पर है क्या कि शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। तो कभी मछलियों को देखिए तो गौर करिएगा इन चीज़ों को कि जब मछली तेज़ी से मुड़ती है तो उसकी अपोजिट दिशा में उसकी पूंछ वाला पार्ट जो है वो मुड़ जाता है। इससे उसे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार वह लगातार क्या करती है, इस तरह से अपनी बॉडी को मूव कराती रहती है और आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं।
मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। तो जो पीछे वाले पंख होते हैं वो तो क्या करते हैं, वो उसे पानी में तैरने में हेल्प करते हैं, और जो मछली के बीच में पंख होते हैं, उसकी बॉडी में जो और पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, पानी में मछली की बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करेंगे, और किस डायरेक्शन में उसे तैरना है वो उसमें हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें थी। और आपने कई बार देखा होगा गोताखोरों को, वो उनके पैर, जब किसी गोताखोर को देखिए, सामने से ना देखे हो तो डिस्कवरी चैनल में देख सकते हैं। गोताखोर पानी में जब जाते हैं तैरने के लिए तो वो अपने पैर में मछली के तरह का कुछ पंख लगा लेते हैं। मछली का जैसे पीछे वाला पार्ट है उस तरह के कुछ पंख वाले जूते पहन लेते हैं। वो क्या करता है, वो उन्हें पानी में तैरने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर आगे सांप में गति है, सांप में मूवमेंट है, कैसे मूवमेंट होता है, ये मैंने एनसीईआरटी बुक की इमेज को ही यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर सर्प कैसे चलते हैं बताया गया है कि सर्प का मेरुदंड जो होता है वो काफ़ी लंबा होता है, शरीर की पेशियाँ क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं, तो ये भी केंचुए की तरह ही कुछ मूवमेंट करती हैं। तो ये चीज़ें थी सर्प के बारे में। यहाँ पर है कि सर्प का शरीर अनेक वलय में मुड़ा होता है, इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर ढकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु ये सरल रेखा में नहीं चलता है। तो बिल्कुल जैसे केंचुए का हमने देखा था उसी तरह से सर्प में भी होता है, लेकिन सर्प में या स्नेक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो रिंग्स होते हैं, तो इसकी वजह से ये थोड़ा तेज चलता है केंचुए से। केंचुआ काफ़ी धीमा चलता है। तो ये हो गया हमारा स्नेक में जो मूवमेंट होता है वो। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के इस चैप्टर में एक बुक का नाम लिखा था, तो कई बार बुक के नाम भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा था कि प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स में जानवरों के बारे में वर्णन किया है। तो ये अरस्तु की एक पुस्तक है, एक बुक है गैट ऑफ एनिमल्स। इसमें अरस्तु ने एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, एनिमल्स के बारे में इस बुक में पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो ये बुक का नाम याद रखिएगा। अब जो समरी दी है एनसीईआरटी की इस चैप्टर की वो एक बार देख लेते हैं। कई बार समरी से ही सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पर अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है। वही जो केज हमने बात किया, मतलब केज नहीं, शरीर का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, स्केलेटन होता है, वो बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा भी करता है, जैसे हमारे हार्ट जो है रिब केज के अंदर रहता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि मेखला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनती हैं। तो ये तो हमारा मानव का कंकाल के बारे में हो गया, उसका स्केलेटन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में जुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। तो यहाँ पर ये अस्थियां कैसे मूवमेंट करती हैं उसके बारे में बताया गया है। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं, यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ें हमने ऊपर देख ली है। फिर बताया गया है कि पक्षियों की दृढ़ पेशियां तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं, ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती हैं। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। तो चाहे केंचुआ हो जाए, चाहे मछली, चाहे सर्प, ये अपने शरीर में एकांतर क्रम में एक वलय बनाकर चलते हैं। मछली तैरती है वलय बनाकर, और सर्प या केंचुआ जैसे जीव जो हैं ये भूमि पे गति करते हैं, वलयाकार गति करते हैं और आगे की ओर फिसलते हैं। बहुत सारी अस्थियां एवं उनसे जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं और इस तरह से इनमें मूवमेंट होता है। अब आगे तिलचट्टे के बारे में बताया गया है कि तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। तिलचट्टा मतलब कॉकरोच है जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी होती हैं। तो सीधे सीधे कॉकरोच से यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉकरोच में पैर या पंख कितने होते हैं। कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं और 2 जोड़ी पंख होते हैं इनमें।
अब आगे आ जाते हैं और आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूख केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक हैं। और यहाँ पर स्नेल या घोंघा के बारे में है कि पेशी पाद की सहायता से ये चलते हैं। तो ये चीज़ें तो हमने बहुत अच्छे से ऊपर देख ली है। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है दोस्तों हमारा 8वां चैप्टर। अब इसके बाद हमारा 9वां चैप्टर रहेगा, लेकिन इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो वो बोर हमें कर देता है और हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सजीव एवं उनका परिवेश चैप्टर 9 जो कि रहेगा क्लास 6 एनसीईआरटी का, द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, तो इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा हमें सजेशंस ज़रूर दिया करिए। कहीं पर कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ तो वो भी बताया करिए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो को शुरू करने से पहले आपका वो पॉइंट क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।